अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MS न्यूज़ के साथ अली रेहान। नाज़रीन, आज हमने विज़िट किया है स्किन स्पेशलिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड लेज़र स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्कीना के क्लिनिक में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अली? जी ठीक ठाक। मैम, आजकल दो इश्यूज़ जो चल रहे हैं इस इलाके में कॉमन, एक मोटापा है और दूसरा बुढ़ापा। तो सबसे पहले हम आते हैं एजिंग साइंस पे ना, तो वो आपने हमें बताना है वो कौन सी एज है जिसके बाद एजिंग साइंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, आपने कहा इस इलाके में कॉमन है, मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड वाइड कॉमन है। बुढ़ापा, मोटापा, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस या हमारे जो लाइफस्टाइल आजकल चल रहा है उसकी वजह से कॉमन होता जा रहा है। और कौन सी एजेस है जहाँ पे एजिंग साइन स्टार्ट हो जाते हैं? हमारा जो एज ग्रुप है ना 25 एंड अबव, 25 से लेके 30 साल की एज में आपका कोलेजन डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो स्किन को टाइट रखता है, जो स्किन को जवान रखता है। 25 से 30 में आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ़्तार बढ़ना शुरू हो जाती है और 30 साल के बाद उसकी रफ़्तार तेज़ हो जाती है। कोलेजन बनने की रफ़्तार कम होगी और कोलेजन टूटने की रफ़्तार ज़्यादा तेज़ हो जाती है और उसकी वजह से आपको एजिंग के साइन ज़्यादा नज़र आते हैं। तो जर्नली अगर एज ग्रुप की हम बात करें 30 एंड अबव, वो एज ग्रुप होता है जिसमें आपको एजिंग और बुढ़ापे के अलामात ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो मैम, क्या कोई ऐसी हम अपनी डाइट मेंटेन करके या कोई ऐसी रूटीन मेंटेन करके इसको काबू कर सकते हैं या हमें आपके पास आना ही पड़ेगा? पहले कुछ चीज़ें खुद करेंगे और जब वहाँ से अगर आप जैसे कि कुछ चीज़ें जो खुद करने हैं, आपने कहा कि डाइट से कैसे कर सकते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल में अगर हेल्दी ईटिंग है, आपकी ड्रिंक्स जो आप ले रहे होते हैं जिनमें पानी का इस्तेमाल अच्छा है, बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल नहीं है, फल सब्जियां आप ज़्यादा ले रहे हैं, स्ट्रेस लेवल आपका कम है, सन एक्सपोजर आपका कम है और अगर आप धूप में जाते हैं तो सन ब्लॉक लगा कर जाते हैं, ये आपके हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स जो आपके लाइफस्टाइल के हैं ना, उसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। लेकिन एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम रोक नहीं सकते, ऐसे ही है ना, तो हम उस क्लॉक को थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसको स्लो डाउन करने के लिए ये वाले तरीके हैं और जब आपको साइंस आना शुरू हो जाते हैं तो बेहतर तरीका तो ये होता है कि आप जल्दी चले जाएं डॉक्टर के पास, बजाय इसके कि मसला बहुत बिगड़ जाए, बहुत ज़्यादा लाइनें बन जाए और जब आपकी स्किन इतनी डैमेज हो चुकी होती है कि उसके ऊपर प्लास्टिक सर्जरी के अलावा कोई हल नहीं होता, फिर हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट आ रहा होता है। तो अगर आपको साल में एक दफ़ा अपने एस्थेटिक फिजिशियन के पास या डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है और वो हल्के फुल्के कोई 2-4 ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसके साथ अपनी स्किन को मेंटेन रख सकते हैं, आप वो करा सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अ लिटिल बिट ऑफ प्रोसीजर, जिसके नतीजे में क्या हो जाएगा कि अगर आपकी जो एज 40 साल में जैसे नज़र आ रही होगी, जब आप ये चीज़ें कराएंगे ना तो आपकी 40 साल में एज 30 इयर्स की नज़र आ रही होगी, 30 साल के नज़र आ रहे होंगे आप। मैम, इसमें जो एक सबसे जो मेन क्वेश्चन ये है कि वो लोग जो कैमरा फेस करते हैं या जिनकी ऐसी रूटीन है कि उनको हैंडसम दिखना ज़रूरी है, तो जो बाकी लोग होते हैं वो इस चीज़ को थोड़ा सा मिस करते हैं अपनी, वो उनकी कोशिश ये नहीं होती कि हम अच्छे लगें या हम डॉक्टर के पास जाएं। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? वो ना असल में बात ये होती है अली कि वो शॉर्टकट्स के इंतज़ार में होते हैं। हमारी जो जनरेशन है या जो हमारी सोसाइटी है ना, वो सब के सब हमेशा कहते हैं कि हम बस एक क्रीम लगाएं, एक फार्मूला क्रीम ऐसी हो, बस हमने वो लगा ली और हमारे सारे मसले हल हो जाए। तो मैं हमेशा पेशेंट कहती हूँ मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जो ईजी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं, वो जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि आपके सन ब्लॉक का इस्तेमाल है, स्ट्रेस लेवल कम करना है, नींद पूरी करनी है अपनी, ये चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टिल ज़्यादा नहीं जा सकते, वंस इन अ ईयर आपका ज़रूर विज़िट होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि डेंटिस्ट के पास भी साल में एक दफ़ा जाके, दांत इतनी हार्ड चीज़ से बनी हुई होती है, वो बोन है प्रॉपर आपकी, ठीक है, उसके बावजूद उस पर इतना वेयर एंड टेयर हो रहा है। तो फेस तो आपका या जो स्किन है वो तो ऐसी चीज़ है जो कि सारी चीज़ों से उसके ऊपर असर हो रहा है, माहौल की चीज़ें उस पर असरअंदाज हो रही है, आपकी इंटरनल चीज़ें उसके ऊपर असरअंदाज हो रही है, तो उसके ऊपर तो डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए। लोग निगलेक्ट कर देते हैं और जब वो निगलेक्ट करते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि वो जब आएंगे हमारे पास 40 साल के बाद, फिर हमारे पास ऑप्शंस भी कम लिमिटेड होते हैं और जो हम प्रोसीजर्स करते हैं उसका रिज़ल्ट भी इतना अच्छा नहीं आता। अगर आप अर्ली कराएंगे प्रोसीजर्स या जो भी मेंटेनेंस थेरेपीज़ है उसमें सप्लीमेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें कुछ IV ड्रिप्स भी आ जाते हैं, वो आप शुरू से लेना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा
लंबे चौड़े प्रोसीजर्स और बहुत लंबे चौड़े ख़र्चे पे जाने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। तो मैम इसमें एक मिथ ये भी है कि आपका जो प्रोसीजर रूम है वो कोई ऑपरेशन थिएटर की तरह होता है और वहाँ मतलब कोई मेडिसिन ऐसी हैं, अगर हमें अपना प्रोसीजर रूम आप दिखाएं। डेफिनेटली जी, हम हमने अपने भी उसको दिखाना नाज़रीन को चाहते क्यों हैं। नहीं दिखाएंगे, क्योंकि लोगों का बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मिसकंसेप्शन है कि और एस्थेटिक जो सेटअप्स होते हैं ना, वाई दे आर ब्यूटीफुल, इसलिए क्योंकि पेशेंट यहाँ पे ना अपने आप को भी खूबसूरत करने के लिए आ रहे होते हैं, और अगर आप उनको बिल्कुल हॉस्पिटल वाला माहौल दे देंगे ना तो मरीज़ वहाँ जाके वैसे ही मज़ीद बीमार फील करेगा। तो हम दिखाएंगे जी आज अपना सेटअप की क्या क्या हम कर रहे हैं और किस चलें तरह आज, से। चलते चलें जी। जी, तो ये हमारा एस्थेटिक प्रोसीजर वाला रूम है जहाँ पे हम पेशेंट्स को मज़ीद जवान भी करते हैं और उनका बुढ़ापा भी कम करते हैं और उनका मोटापा भी कम करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट मशीन्स होती हैं, ठीक है। कुछ हमारे लेज़र्स हैं, जैसे कि ये हमारा हेयर रिमूविंग लेज़र है, फिर ये स्किन टाइटनिंग का लेज़र है, जिनको दानों की वजह से निशान खड्डे बन जाते हैं और स्किन लूज़ हो रही होती है, ओपन पोर्स बन रहे हैं, रिंकल्स बन रहे हैं। ये मशीन हमारे बहुत काम आती है आज, क्योंकि हम एजिंग पे बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ बेसिकली पिक्सल लेज़र, या इसको हम CO2 लेज़र कहते हैं, जिसके ज़रिए इस लेज़र से हम आपकी जो स्किन की लेयर है जो डैमेज हुई हुई है, जो ख़राब हो गई है, जिसके ऊपर दानों की वजह से खड्डे बन गए हैं या एजिंग के साइन आ गए हैं, तो जब ये लेज़र हम करते हैं तो आपकी डेड स्किन उतरती है और नीचे से नई स्किन आती है और उसके नतीजे में आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से हमारी कुछ प्रोसीजर्स में हमारे इंजेक्शंस होते हैं, इंजेक्टेबल चीज़ें होती हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर एक और हमारा प्रोसीजर है जो कि है हाईफू, ये हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड वेव्स मशीन है, और ये हम डबल चिन के लिए या जिनकी स्किन बहुत लटक जाती है, लूज़ हो जाती है, जिसको हम कहते हैं स्किन एजिंग या सैगिंग ऑफ द स्किन, अंडर आई बैग्स को हम इससे ट्रीट कर रहे होते हैं। और इसी तरह से जिन लोगों के टमी पे बहुत फ़ैट है या लव हैंडल्स है या बाजू वाली जगह पे जिनके बहुत ज़्यादा स्किन लूज़ हो रही है, तो उन पेशेंट्स के ऊपर हम हाईफू के इस्तेमाल से स्किन टाइटनिंग कर सकते हैं। कुछ और डिवाइसेस है जिसमें क्योंकि एजिंग के साथ साथ पिगमेंटेशन भी आ रही होती है, तो हमारे पास क्यू स्विच है। क्यू स्विच एक ऐसा लेज़र है जो कि आपके कलर को बेहतर कर सकता है, सन स्पॉट्स या एज स्पॉट्स जो आपके चेहरे पर बन जाते हैं, दाग धब्बे निशान, उसको एनहांस करने के लिए है। और ये हमारी IPL डिवाइस है, इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी। और इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी अगेन अ वेरी गुड वे टू रीजुविनेट योर स्किन। रीजुविनेशन का मतलब ये है कि आपकी स्किन के ऊपर जो पोर्स बन गए हैं, या अक्सर हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा फार्मूला क्रीम्स लगाकर स्किन का जो हम कहें ना कि सत्यानाश किया होता है कि ऊपर की सारी लेयर उतर चुकी होती है, तो ये मशीन जो है हमारी स्किन की लेयर्स को एनहांस करती है, उसको दोबारा से लेकर आती है। और सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं, इसके अलावा कुछ हम लोग इंजेक्शंस लगाते हैं फेस के ऊपर, कुछ हमारे थ्रेड्स इस्तेमाल होते हैं, फिर फिलर्स है, फिर बोटॉक्स है, कुछ IV इंजेक्शंस जिनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, और कुछ ग्रोथ फैक्टर्स है जिनको हम बायोस्टिमुलेटरी इंजेक्शंस या फिर स्किन बूस्टर्स कहते हैं। तो ये वो सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए हम आपकी स्किन को टाइट कर सकते हैं। ओके जी, ये अब हम जा रहे हैं हमारे हाइड्रा फेशियल रूम में, जहाँ पे हमारे फेशियल्स होते हैं। और हाइड्रा फेशियल तो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ हुआ है और सारे लोगों का बहुत सवाल होता है कि हाइड्रा से हम कैसे स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारी डिवाइसेस है जिसके ज़रिए हम बेसिकली हाइड्रा जो है ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाइड्रा से आपकी स्किन बहुत टाइट हो जाएगी या आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म होगी। हाइड्रा इज़ बेसिकली स्टार्ट ऑफ एनी प्रोसीजर। स्टार्ट ऑफ एनी प्रोसीजर का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी किस्म का प्रोसीजर कराना है तो उसके लिए आपकी स्किन को साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। उसकी पोर्स सारे नीट होने चाहिए, आपकी स्किन के ऊपर कोई डर्ट नहीं होनी चाहिए। स्किन की जो ऊपरी तह जो होती है, जो डैमेज हुई होती है सन रेज़ की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, उस लेयर को हम रिमूव करने के लिए हाइड्रा फेशियल का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ बेसिकली अ डीप क्लेंजिंग मेथड। जब आपकी स्किन थोड़ी साफ़ हो जाएगी, क्लेंज हो जाएगी, उसके ऊपर फिर हम लेज़र करेंगे या हम इंजेक्शंस लगाएंगे या हम IV जो प्रोसीजर्स करेंगे, तो उसका आपको रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। हाइड्रा अकेले बहुत ज़्यादा शायद आपको उस तरह का ड्रास्टिक चेंज ना लाए, लेकिन जैसे कि हम शुरू में बात कर रहे थे कि मेंटेनेंस आपको स्किन की चाहिए होती है। साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आपने अपने एस्थेटिक फिजिशियन के पास अगर जाना है, तो हाइड्रा एक ऐसा प्रोसीजर है जो आप साल में 2 या 3 दफ़ा रेगुलर बेसिस पे 15 साल से ऊपर का हर पेशेंट
मेल फीमेल सब करा सकते हैं। अक्सर मेल्स का ये मिसकंसेप्शन होता है कि जी फेशियल है ये तो हम नहीं करा सकते, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मेल्स को मेरे ख्याल में ज़्यादा इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि उनका आउटडोर वर्क ज़्यादा है, पोल्यूशन में, डस्ट में उनका ज़्यादा काम होता है और स्ट्रेस भी मेल्स हमारे ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो मेल्स को तो डेफिनेटली साल में 2 या 3 दफ़ा अपना हाइड्रा फेशियल ज़रूर कराना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ आवर फेशियल्स मशीन्स लुक लाइक, और ये हमारा रूम है जी।